नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप देख रहे हैं खबरता तक। खबरता तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है बागवान। यह फिल्म वर्ष 2003 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और उस वर्ष कमाई करने और दर्शकों द्वारा देखे जाने के मामले में यह फिल्म टॉप पर थी। इस फिल्म के निर्देशक थे पी.आर. चोपड़ा और इस फिल्म में मुख्य भूमिका अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने निभाई थी। पूरी तरह से भावनात्मक और पारिवारिक फिल्म होने के कारण इस फिल्म में कोई परंपरागत खलनायक नहीं था, लेकिन इस फिल्म के नायक राज मल्होत्रा के बेटे के रूप में अमन वर्मा आदि कलाकारों ने कई असंवेदनशील दृश्य अपने पिता और माता के प्रति प्रदर्शित करते हुए परंपरागत खलनायकों को भी मात दे दी। इस फिल्म में सलमान खान, परेश रावल, महिमा चौधरी आदि ने सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में कई बेहतरीन नृत्य और श्रुति मधुर संगीत का समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे आदेश श्रीवास्तव और उत्तम सिंह, जबकि इस फिल्म के गानों को अलका याग्निक, अमिताभ बच्चन, सुदेश भोसले, उदित नारायण ने स्वरबद्ध किया था। यूं तो इस फिल्म के सभी गाने श्रुति मधुर थे, लेकिन उसमें से भी इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। और वैलेंटाइन डे के अवसर पर गाया गया एक गाना, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली, अपने दिलवर का दीवाना, अपने दिलवर का दीवाना, ढूंढता दिल गली गली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। और होली के त्योहार को लेकर गाया गया एक होली गीत, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, भई महरन में हीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा ने अपार प्रसिद्धि पाई थी। तो आइए अब जानते हैं क्या है फिल्म बागवान की पूरी कहानी। फिल्म बागवान की कहानी की शुरुआत राज मल्होत्रा, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई है, और पूजा मल्होत्रा, जिसकी भूमिका हेमा मालिनी, दंपत्ति के आपस में प्रेम पूर्वक रहने के दृश्य से होती है। राज मल्होत्रा सुबह जगकर घूमने के लिए अपने कुत्तों के साथ पार्क में जाते हैं। यहाँ वह अपने मित्रों से मिलकर खूब हंसी मजाक करते हैं और जब वापस घूमकर अपने घर आते हैं तो यहाँ अपनी पत्नी को अपने स्वागत में पाते हैं। उनके डोरबेल बजाने से पहले ही उनकी पत्नी पूजा मल्होत्रा घर का दरवाज़ा खोलकर प्यार के साथ उन्हें अंदर ले जाती है और उन्हें चाय और नाश्ता कराती है। राज मल्होत्रा, जो एक निजी बैंक में काम करते हैं, वह बैंक जाने के लिए तैयार होते समय टाई बांधना भूल जाते हैं और अपनी पत्नी को याद दिलाने पर कहते हैं कि मुझे टाई बांधना आता ही कहाँ है। फिर उनकी पत्नी उनसे यह कहते हुए कि तुम नहीं सुधरोगे, उसका टाई बांध देती है और वे ठीक समय पर अपना ऑफिस पहुंच जाते हैं।
यहाँ पर अपने सहकर्मी से खुशी खुशी मिलते हैं और उनके किसी भी समस्या का समाधान निकाल देते हैं, या अपनी बॉस को नई नई तरीका बताते हैं जिससे उनके बैंक की अच्छी आमदनी होती है, इसलिए वह अपने बॉस के भी काफ़ी खासम खास हो गए हैं। अपनी शादी के 40वें वर्षगांठ पर हमेशा की तरह वे बैंक चले जाते हैं और बैंक के काम में व्यस्त रहने के कारण अपनी पत्नी पूजा मल्होत्रा को शादी के 40वें वर्षगांठ की शुभकामना भी नहीं देते हैं। इस बात से उनकी पत्नी पूजा मल्होत्रा घर में अपनी शादी की 40वें वर्षगांठ की तैयारी तो करती है, लेकिन जब उनके पति राज मल्होत्रा बैंक से वापस घर आते हैं तो यह उनसे मुंह फुलाकर कहती है कि आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता है। इस पर राज मल्होत्रा कहते हैं कि आपको भी तो कुछ याद नहीं रहता। फिर वह अपने पति राज मल्होत्रा को लेकर जाकर दिखाती है कि उन्होंने तो अपनी शादी की 40वें वर्षगांठ की तैयारी कर ली है और आपने तो आज मुझे विश तक नहीं किया। लेकिन इससे पहले कि पूजा मल्होत्रा अपनी बात पूरी कर पाती, राज मल्होत्रा उनके गले में एक हार डाल देते हैं, जिसे पूजा मल्होत्रा खुश होकर कहती है कि अरे आपको तो सब याद रहता है, मैं तो यूं ही मुंह फुलाए बैठी हुई थी। इसके बाद राज मल्होत्रा पूजा मल्होत्रा से बाहर घूमने जाने की बात करते हैं। घर के अंदर यह दंपत्ति बाहर जाने की योजना बना रहे होते हैं और उधर मोहल्ले के उनके सारे मित्रगण उनके घर उन्हें शादी की शुभकामना देने आ जाते हैं। उनके चारों बेटे अजय, संजय, रोहित और करण मल्होत्रा, जिसकी भूमिका क्रमशः अमर वर्मा, समीर सोनी तथा नासिर ने निभाई है, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहां आ जाते हैं। राज मल्होत्रा और पूजा मल्होत्रा यहाँ से अपने गंतव्य पर जाने के लिए निकलते हैं तो यहाँ सभी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब हर कोई राज मल्होत्रा और पूजा मल्होत्रा को उनकी शादी की 40वें वर्षगांठ की बधाई देते हैं और यह तय होता है कि बाहर जाने का कार्यक्रम रद्द कर अब यह कार्यक्रम यहाँ ही होगा। फिर बड़े धूमधाम से घर पर ही शादी की 40वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। इस कार्यक्रम के समय ही उनके दत्तक पुत्र आलोक राज मल्होत्रा, जिसकी भूमिका सलमान खान ने निभाई है, का फ़ोन आ जाता है। वह फ़ोन पर अपने माता पिता का चरण स्पर्श करने की बात करते हुए उन्हें शादी की 40वें वर्षगांठ की बधाई देते हुए कहता है कि उन लोगों के आशीर्वाद से लंदन में इसकी पढ़ाई पूरी हो गई है और वह नौकरी भी करने लगा है। वह जल्दी ही अपना स्थानांतरण भारत करवा लेगा और उन लोगों से मिलेगा। इस पर पूजा मल्होत्रा उससे कहती है कि जब तुम भारत आओगे तो यहाँ मैं तुम्हारे लिए एक योग्य लड़की पसंद कर तुम्हारी शादी भी कर दूंगी। इस पर आलोक राज मल्होत्रा कहता है कि लड़की तो उसने पसंद कर ली है। तब पूजा मल्होत्रा उसे उसकी तस्वीर भेजने के लिए कहती है। इस पर आलोक राज मल्होत्रा कहता है कि उसने लड़की की तस्वीर कुरियर कर दी है। जब तक राज मल्होत्रा और पूजा मल्होत्रा की शादी की 40वीं वर्षगांठ पर आए उनके बच्चे उनके घर में रहते हैं, तब तक इन दोनों को रहने में कठिनाई होने के बावजूद काफ़ी खुशी का अनुभव होता है। एक दिन जब रात मल्होत्रा सुबह घर लौटते हैं तो उसकी पत्नी पूजा मल्होत्रा उससे कहती है कि उसका बड़ा बेटा अजय मल्होत्रा एक कार खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे नहीं हैं। वह चाहता है कि आप 50,000 रुपये इसके लिए उसे दे दें। यह सुनकर राज मल्होत्रा अपने बेटे अजय मल्होत्रा से कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें अपनी माँ से कहने की क्या ज़रूरत थी, तुम मुझसे भी कह सकते थे। तुम जाकर कार खरीदने की तैयारी करो, पैसे तुम्हें वक्त पर मिल जाएंगे। इसके बाद राज मल्होत्रा और उसके सभी बेटे और बहुएं वहाँ से चले जाते हैं। तब राज मल्होत्रा की पत्नी पूजा मल्होत्रा उनसे कहती है कि जब तक बच्चे थे तब तक यहाँ का वातावरण कितना अच्छा था। इस पर राज मल्होत्रा कहते हैं कि इन दिनों की खुशी तो उन्हें आगे भी खुश रहने की प्रेरणा देता है। इसके बाद राज मल्होत्रा अपने बैंक के बॉस से कहते हैं कि उन्हें जो ग्रेच्युटी फंड मिलने वाला है उससे इन्हें 50,000 रुपये लोन दे दे ताकि अपने बेटे को कार खरीदने में मदद कर सके। इस पर उनका बॉस उन्हें समझाता है कि ग्रेच्युटी फंड से 50,000 रुपये लेने के बाद उनके इस खाते में 9 के बराबर पैसे रह जाएंगे। फिर वह उन्हें कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद यही पैसे तो लोगों की मददगार होते हैं। राज मल्होत्रा उनकी बातों को काटते हुए कहते हैं कि मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही फिक्स्ड अकाउंट हैं। वहाँ से घर आते वक्त राज मल्होत्रा को कुरियर वाला 2 लिफाफा देता है। राज मल्होत्रा इन दोनों लिफाफों को लेकर अपना घर जाते हैं। एक लिफाफे को खोलते हैं तो उसमें 50,000 का चेक होता है, जिसे वह अपनी पत्नी पूजा मल्होत्रा को देकर अपने बड़े बेटे अजय मल्होत्रा को भेज देने के लिए कहते हैं। दूसरा लिफाफा उनके दत्तक पुत्र आलोक राज मल्होत्रा का होता है, जिसमें उसके पसंद की लड़की की तस्वीर होती है। यह दोनों उस तस्वीर को देखकर भी विचार विमर्श कर रहे होते हैं कि तभी आलोक राज मल्होत्रा का फ़ोन आ जाता है, जो उस समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। फ़ोन पर वह इस लड़की के फ़ोटो पर अपने माता पिता की राय जानना चाहता है। राज मल्होत्रा मजाकिया लहजे में इस लड़की के आँख और ओंठ को लेकर टिप्पणी करते हैं, लेकिन पूजा मल्होत्रा तुरंत उनसे फ़ोन लेकर
आलोक राज मल्होत्रा की लड़की पसंद आने की बात उसे बताते हुए जल्दी ही शादी करने के लिए कहती है। इस पर वह लड़की पूछती है कि आपके माता पिता ने मेरी तस्वीर को देखकर क्या राय बनाई है। आलोक राज मल्होत्रा मजाकिया लहजे में पहले तो अपना मुंह सुखा लेता है, लेकिन फिर उससे कहता है कि आपको मेरे माता पिता ने मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। फिर दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर आलोक राज मल्होत्रा की वह महिला मित्र उससे पूछती है कि अगर तुम्हारे माता पिता ने मुझे पसंद नहीं किया होता तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करते। इस पर आलोक राज मल्होत्रा कहता है कि मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। अगर उन्होंने मुझे शादी से मना किया होता तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता, लेकिन तब मैं किसी दूसरी लड़की से भी शादी नहीं करता और तुमसे ही प्यार करते रहता। इस पर उसकी महिला मित्र कहती है कि तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर तो मैं फिदा रहती हूँ। यहाँ पूजा मल्होत्रा राज मल्होत्रा से कहती है कि आपकी वजह से आलोक राज मल्होत्रा यह सब कुछ हासिल कर सका है। इस पर राज मल्होत्रा कहते हैं कि आलोक राज मल्होत्रा तो इन चीज़ों का हकदार था, मैंने तो सिर्फ उसकी थोड़ी सी मदद की। फिर वे दोनों यह याद कर खुशी का अनुभव करने लगते हैं जब वह पहली बार एक अनाथालय के पास आलोक राज मल्होत्रा उन लोगों से मिला था। वह अनाथालय में रहता था और अपनी पढ़ाई के लिए बूट पॉलिश करता था। राज मल्होत्रा पूजा मल्होत्रा जब यहाँ से गुजर रहे थे तब वह राज मल्होत्रा से यह कहकर बूट पॉलिश कराने के लिए जोर देने लगा था कि इस पैसे से वह अपने आगे की पढ़ाई करेगा। तब राज मल्होत्रा उससे यह कहकर कि मैं तुम्हारा एक स्कूल में दाखिला करा देता हूँ और तुम वहाँ मन लगाकर पढ़ाई करो, वहाँ रहने और पढ़ाई करने का सारा पैसा मैं वहन करूँगा। इस बीच राज मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति का दिन आ जाता है। सेवा के अंतिम दिन जब वे बैंक पहुंचते हैं तो बैंक के किसी भी कर्मचारी या पदाधिकारी को काउंटर पर नहीं पाकर चकित होते हैं कि आज कोई छुट्टी का दिन तो है नहीं, फिर सारे लोग कहाँ चले गए। यह सोचकर वह बैंक के अंदर आते हैं तो यहाँ अपने साथियों को अपना स्वागत करते हुए पाते हैं। बैंक का बॉस राज मल्होत्रा से कहते हैं कि आपने इन दिनों में हम लोगों को बहुत खुश रखा और बैंक के मुनाफे के लिए भी बड़े काम किए। आज आपकी सेवानिवृत्ति का दिन है, आज मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। इस पर राज मल्होत्रा सेवानिवृत्ति की अनिवार्यता पर जोर देते हुए कहते हैं कि यह तो प्रकृति का नियम है कि एक जाएगा तो दूसरा आएगा, मैं जाऊँगा तभी तो यहाँ दूसरा आएगा। इस पर बैंक का बॉस राज मल्होत्रा से कहते हैं कि यह बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि आपकी सेवानिवृत्ति को 2 वर्षों का सेवा विस्तार दे दिया जाए। इस पर राज मल्होत्रा कहते हैं कि ज़िंदगी के बड़े हिस्से इसी ऑफिस आने जाने के चक्कर में और घर की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने में बीत गया। अब मैं चाहता हूं कि अपना वक्त अपने परिवार के बीच काफ़ी खुशी से बिताऊं। इस पर बैंक का बॉस उन्हें बधाई देते हुए कहता है कि इसके बावजूद आपको कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो यहाँ आपका स्वागत है। सेवानिवृत्त होने के बाद राज मल्होत्रा की पत्नी पूजा मल्होत्रा तो अपने दिनचर्या के कामों में व्यस्त रहती है, लेकिन राज मल्होत्रा का मन बैठे बैठे ऊबने लगता है। तब वह अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं। उनकी पत्नी पूजा मल्होत्रा दौड़कर उसके पास आती है। तब जब राज मल्होत्रा उसे टाई बांधने के लिए कहते हैं तो वे पूछती हैं कि टाई बांधकर आप जाएंगे कहाँ। इस पर राज मल्होत्रा कहते हैं कि कहीं नहीं भी जाऊं तो भी रोज़ आपके हाथों से टाई बांधना बंद नहीं होना चाहिए। और फिर वह यह बात बताते हुए कि यहाँ अकेला पर उन्हें काटने दौड़ता है और वह चाहते हैं कि जैसा कि बैंक के बॉस ने उन्हें सेवा विस्तार देने की बात कही थी तो यह सेवा विस्तार ले ही लेते हैं। इस पर उनकी पत्नी पूजा मल्होत्रा उनसे कहती है कि तब तो आपने बड़े शान से अपने बच्चों के साथ सुकून से जीने की बात वहाँ बताई थी, ऐसे में एक ही दिन में आप वहाँ जाएंगे तो वे क्या सोचेंगे। तब राज मल्होत्रा भी अपना यह इरादा बदल देते हुए अपनी पत्नी पूजा मल्होत्रा से कहते हैं इस बात का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर वह बच्चों को चिट्ठियाँ भेजते हैं कि अब वह रिटायर हो गए और उन लोगों के साथ कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। इधर सारे बच्चे यह सोचकर कि रिटायरमेंट के बाद पापा के हाथ ग्रेच्युटी और कई प्रकार के फंडों से अच्छे पैसे मिले होंगे, उसे आपस में बांटने का विचार कर अपने पापा से होली पर मिलने आने का संदेश भेज देते हैं। राज मल्होत्रा होली के दिन अपने संगी साथियों और बेटे तथा उनके परिवार वालों के साथ खूब मस्ती करते हैं। होली के बाद एक दिन राज मल्होत्रा अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर बच्चों से यह पूछते हैं कि मेरी नज़र में मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं और अब तक मैं आप लोगों के लिए निर्णय लेता रहा। अब मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि आप लोगों की नज़र में मैं कैसा हूं और चाहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद आप लोग मेरी और मेरी पत्नी के लिए निर्णय लें। इस पर सभी बच्चे उन दोनों को सर्वश्रेष्ठ माता पिता बताते हुए अपने आप पर गर्व करते हैं, लेकिन तत्काल माता पिता को लेकर किसी प्रकार का निर्णय लेने में हिचक जाते हैं। उन्हें हिचकते हुए देख राज मल्होत्रा अपनी पत्नी पूजा मल्होत्रा के साथ यह कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं कि बच्चों को आपस में बातचीत कर निर्णय लेने दीजिए, हम लोग बाहर इनका इंतज़ार करते हैं।
राज मल्होत्रा, उसकी पत्नी पूजा मल्होत्रा बच्चों के पास से चले जाने के बाद उनके चारों बच्चों के परिवार में से कोई भी उन दोनों को रखना नहीं चाहता और उसके पीछे कोई न कोई तर्क देता है। अंत में माता पिता को अपने साथ रखने की मुसीबत मानते हुए वे लोग इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि वह अपने माता पिता को अलग अलग रखने की बात करेंगे, जिसके लिए वे दोनों तैयार नहीं होंगे और इन लोगों को दिखाने के लिए एक बहाना भी मिल जाएगा कि यह लोग तो उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, वे ही नहीं जाना चाहते हैं, और इस प्रकार से उनके प्रति उनकी सहानुभूति जताकर ये उनसे पैसे भी ऐंठ लें। बच्चों को आने में विलम्ब होता देख राज मल्होत्रा अपनी पत्नी पूजा मल्होत्रा से कहते हैं कि पता नहीं बच्चे अपना निर्णय सुनाने में इतना देर क्यों लगा रहे हैं। इस पर उनकी पत्नी पूजा मल्होत्रा कहती है कि बच्चों में यह होड़ लगी होगी कि उनमें से कौन सबसे पहले अपने माता पिता को लेकर जाएगा। तब तक बच्चे वहाँ आ जाते हैं और बड़ी भोली सूरत बनाकर कहते हैं कि उन लोगों में इस बात की होड़ लगी थी कि कौन पहले अपने माता पिता को लेकर जाएगा और कितने कितने दिनों के लिए ले जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से कम समय में यह दोनों अपने सभी बेटों के पास अलग अलग जाकर रह सकेंगे। राज मल्होत्रा की पत्नी पूजा मल्होत्रा इसे अपने बच्चों का अपने प्रति प्रेम समझती हैं, लेकिन राज मल्होत्रा सारी स्थिति को भांप जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि हम दोनों यहीं खुश रहेंगे, हमें उन लोगों के साथ नहीं जाना। जब भगवान ने हम दोनों को मिलाया है तो यह बच्चे हम दोनों को अलग करने वाले कौन होते हैं। इस पर पूजा मल्होत्रा उदास हो जाती हैं और राज मल्होत्रा पर अपने ही बेटों पर शंका करने की बात करते हैं। तब राज मल्होत्रा कहते हैं कि आपका यह रोना धोना मुझे कमज़ोर बना देता है, जाइए बच्चों से कह दीजिए कि मैंने उनकी बात को मान ली है। तब पूजा मल्होत्रा बच्चों के पास आकर उनके सुझाव को मानने की बात कहकर वापस राज मल्होत्रा के पास चली जाती है। इधर बच्चे आपस में कहते हैं कि हम लोगों ने तो सोचा कि वह ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यह मुसीबत टली नहीं। इसके बाद राज मल्होत्रा अपने बड़े बेटे अजय के पास और पूजा मल्होत्रा अपने मंझले बेटे संजय के पास चले आते हैं। अपने बेटों के प्यार में बंधे जिस उम्मीद से वे दोनों अपने बेटों और उसके परिवार के साथ रहने आए थी, उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। उल्टे उन्हें बार बार अपमानित होना पड़ रहा था। बहू और बच्चों की बात क्या करें, खुद उनके बेटे ने भी उन्हें अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी और उन्हें एक तरह से भार बता देते थे। एक दिन जब मंझला बेटा संजय ऑफिस गया हुआ था, तब उसकी बेटी म्यूजिक सीखने के नाम पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और उसकी पत्नी किट्टी पार्टी में भाग लेने के नाम पर चली गई। दिन भर अकेली रहने के बाद जब रात में संजय घर आया तो उसकी माँ पूजा मल्होत्रा ने उसकी पत्नी और उसके बच्चों के कहाँ होने को लेकर उससे सवाल किया, तो संजय ने कहा कि वह इस बारे में नहीं जानता है। इस पर उसकी माँ पूजा मल्होत्रा कहती है कि तुम्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए और घर में अनुशासन होना चाहिए, और यह तुम कर सकते हो। तुम्हारे पिताजी भी घर में बड़ा अनुशासन बनाए रखते थे। यह सुनकर संजय भड़क जाता और अपनी माँ से कहता है कि पिताजी हम लोगों के साथ अनुशासन के नाम पर ज़्यादती करते थे और मैंने सबको आज़ादी दे रखी है। फिर वह अपनी माँ से कहता है कि आप कुछ दिनों के लिए यहाँ मेहमान बनकर आई है तो मेहमान बनकर रहें, ज़्यादा हस्तक्षेप न करें। दूसरी तरफ बड़े बेटे अजय मल्होत्रा के यहाँ रहते हुए राज मल्होत्रा भी बार बार अपमानित होते हैं। कभी बहू उनके द्वारा पढ़े जा रहे अखबार को छीनकर अपने पति अजय को दे आती है, तो कभी नाश्ता के दौरान हेड ऑफ़ द फैमिली की जगह पर बैठ जाने के लिए अपने ससुर को अपमानित कर उन्हें दूसरी जगह बैठा देती हैं। इतना ही नहीं, एक दिन जब देर रात तक उसका बेटा अजय काम कर रहा होता है तो राज मल्होत्रा उसकी मदद करने की बात उससे करते हैं ताकि काम जल्दी खत्म होने पर वह रात में सो सके। लेकिन इस पर उसका बेटा अजय उन्हें ताना मारते हुए कहता है कि यह काम आपके बस की नहीं है। इस पर जब राज मल्होत्रा कहते हैं कि पिछले 40 वर्षों तक तो उसने भी यही सब काम किया है, तब उनका बेटा अजय मल्होत्रा कहता है कि आप एक छोटी सी संस्थान में कर्मचारी थे और मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं क्योंकि मुझ में टैलेंट है। साथ ही वह यह भी कहता है कि यह सब मैंने अपने आप किया है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है और मैंने इसके ज़रिए इज्जत पाई है, पैसा कमाया है और अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया है ताकि बुढ़ापा में किसी के सहारे नहीं रहना पड़े। यह बात सुनकर राज मल्होत्रा को काफ़ी दुख होता है। आखिर उन्होंने खुद आधे पेट खाकर अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर इन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया जिसे यह लोग कुछ भी नहीं मान रहे हैं और हर चीज़ को अपने बूते करने की बात बता रहे हैं। इस घटना से एक दिन पहले जब राज मल्होत्रा सुबह सुबह आदतन बगीचे में सैर करने के लिए गए थे तो वहाँ एक गुजराती हेमंत भाई के पीछे एक कुत्ता लगा हुआ था। राज मल्होत्रा ने जब उस कुत्ते को रोका तो वह गुजराती हेमंत भाई उनके पास चला आया और कहा कि यह कुत्ता मुझे पत्नी के साथ दहेज में मिला है और यह मुझे काटने नहीं, मुझे वॉकिंग करा रहा था। काटने का काम तो मेरी पत्नी करती है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपके कहने पर यह रुक कैसे गया।
तब राज मल्होत्रा कहते हैं कि उसके पास भी 2 कुत्ते हैं। फिर वो अपनी बातों को संभालते हुए कहते हैं कि 2 कुत्ते थे। इसी क्रम में राज मल्होत्रा और उस गुजराती हेमंत भाई जो वहाँ एक म्यूजिक कैफ़े चलाता था से उसकी मित्रता हो जाती है। एक दिन राज मल्होत्रा उससे मिलने जाते हैं तो गुजराती हेमंत भाई इसे अपनी पत्नी से मिलवाता है। उसकी पत्नी जब राज मल्होत्रा से कॉफ़ी पीने की बात करती है तो राज मल्होत्रा चाय बनाने का आग्रह करते हैं। पत्नी के जाने के बाद वह गुजराती हेमंत भाई राज मल्होत्रा को बताता है कि उसकी कोई संतान नहीं है, लेकिन यहाँ म्यूजिक कैफ़े में आने वाले सभी बच्चों को ही वह अपना संतान मानते हैं और उनसे प्यार करते हैं और वे भी इन्हें प्यार करते हैं। एक दिन राज मल्होत्रा को अपनी पत्नी पूजा मल्होत्रा का पत्र आता है। राज मल्होत्रा उस पत्र को लेकर पढ़ने ही वाले होते हैं कि उसका पोता राहुल मल्होत्रा कहीं से दौड़ते हुए आता है और राज मल्होत्रा से लिपट जाता है, जिससे राज मल्होत्रा के हाथ से चश्मा गिर जाता है और उसका शीशा टूट जाता है। यह देखकर राहुल मल्होत्रा पछताने लगता है, लेकिन राज मल्होत्रा कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी से कहकर मैं इसका शीशा बदलवा लूँगा। और ऐसा कहते हुए वह अपने बेटे अजय के पास आकर उससे कहता है कि यह चश्मा का शीशा टूट गया है, इसे बदलवा दो ताकि मैं तुम्हारी माँ की चिट्ठी जो आई है उसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। इस पर राज मल्होत्रा का बेटा अजय उससे कहता है कि माँ ही की तो चिट्ठी आई है, बाद में भी पढ़ लेंगे, अभी थोड़ी तंगी चल रही है, अगले महीने मैं आपका चश्मे का शीशा ज़रूर बदलवा दूंगा। अपने बेटे अजय के इस बर्ताव से राज मल्होत्रा काफ़ी आहत होते हैं और आंखों पर जोर डालकर उस चिट्ठी को पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे पढ़ नहीं पाते हैं। राज मल्होत्रा उस चिट्ठी को लेकर अपने गुजराती दोस्त हेमंत भाई के पास उसके कैफ़े में आते हैं और उनसे चिट्ठी पढ़ने के लिए कहते हैं। इस पर हेमंत भाई उससे कहते हैं कि गुजराती होने के नाते वह तो खुद उस चिट्ठी को नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन उसकी पत्नी जो हिंदी जानती है वह इस चिट्ठी को पढ़ देगी। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी को वहाँ बुलाता है। उसकी पत्नी शुरुआत में तो उस चिट्ठी को पढ़ती है, लेकिन जब चिट्ठी में उसकी पत्नी का पीड़ा का विवरण आने लगता है तब वह उस चिट्ठी को राज मल्होत्रा को देते हुए कहती है कि अब इससे ज़्यादा वह इस चिट्ठी को आगे नहीं पढ़ पाएगी। तब राज मल्होत्रा काफ़ी उदास हो जाते हैं। वहाँ मौजूद बच्चे जब गुजराती हेमंत भाई से राज मल्होत्रा की स्थिति को लेकर सवाल करते हैं तो हेमंत भाई उनसे कहता है वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, उनकी चिट्ठी आई है इसलिए वह काफ़ी उदास हैं। तब बच्चे राज मल्होत्रा के पास आकर उनसे उनकी और उनकी पत्नी के प्यार को लेकर डायरी लिखने के लिए कहते हैं। वहाँ तो बच्चों के सामने राज मल्होत्रा इससे इनकार कर देते हैं, लेकिन घर आकर वे अपने साथ लाए टाइपराइटर से बागवान के नाम से डायरी लिखना प्रारंभ कर देते हैं। डायरी के लिखने में वह इतना मगन हो जाते हैं कि उन्हें कितनी रात हो गई इस बात का भी पता नहीं चलता है। राज मल्होत्रा के टाइपराइटर पर डायरी लिखने से खटखट की आवाज़ से उनके बेटे अजय की पत्नी की नींद खुल जाती है और वह अपने पति को अजय को झकझोर कर जगाते हुए गुस्से में कहती है कि अब देखो पिताजी ने क्या यह नया बखेड़ा शुरू कर दिया है, मुझे तो सुबह जगना होता है, इसलिए जाकर पिताजी को ऐसा करने से मना कर दो। अजय और अपने पिता के पास आकर बड़े रूखे स्वर में उनसे पूछता है कितनी रात गए, आप यह क्या कर रहे हैं। इस पर राज मल्होत्रा उसे बताते हैं कि रात में नींद नहीं आ रही थी इसलिए डायरी लिखने बैठ गया। यह सुनकर अजय काफ़ी गुस्सा जाता है और उनसे कहता है कि आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको ऐसे भी नींद नहीं आएगी और आपको तो कोई काम भी नहीं है, आप तो दिन में सोकर अपना काम निकाल लेंगे, लेकिन ज़रा आप मेरी पत्नी को तो देखिए, उसे तो बहुत सुबह जगना पड़ता है। बेटे की इस बात को सुनकर राज मल्होत्रा को बहुत दुख होता है, लेकिन वह टाइपराइटर समेट लेते हैं और सोने चले जाते हैं। अगले दिन राज मल्होत्रा अपने टाइपराइटर को लेकर अपने दोस्त गुजराती हेमंत भाई के कैफ़े में आ जाते हैं और यहीं बैठकर टाइपराइटर से अपना डायरी लिखने लगते हैं। जिस समय वे यहाँ इस कैफ़े में आते हैं उस समय उसका गुजराती दोस्त हेमंत भाई अपने साले को ढंग से अकाउंट नहीं लिखने के लिए डांट लगा रहा होता है। तब उसकी पत्नी आकर उससे कहती है कि इसे अकाउंट्स लिखना आएगा तब तो लिखेगा। इस पर हेमंत भाई उससे कहता है कैसे में तो मुझे जेल भिजवा कर ही दम लेगा। उन दोनों की बात सुनकर राज मल्होत्रा वहाँ आकर हेमंत भाई से कहते हैं कि उसके अकाउंट को वह लिख दिया करेंगे, क्योंकि उन्होंने 40 वर्ष तक यही काम तो किया है। तब हेमंत भाई इस शर्त पर कि अकाउंट्स लिखने के बदले में या जो कुछ भी उनके पॉकेट में डाल देगा वह उसे लेने से मना नहीं करेंगे। पहले तो राज मल्होत्रा इससे इनकार करते हैं, लेकिन जब गुजराती हेमंत भाई उनसे कहता है कि तब मैं आपसे यह काम नहीं करवाऊँगा, भले ही मैं जेल क्यों ना चला जाऊँ, तब राज मल्होत्रा इसके लिए राज़ी हो जाते हैं। हेमंत भाई के कैफ़े से जब राज मल्होत्रा अपने बेटे के घर में आते हैं और फिर से अपनी पत्नी को चिट्ठी पढ़ने का प्रयास करते हैं, तब उसका पोता राहुल उनके हाथों में चश्मा देते हुए कहता है कि यह इस चश्मे से अच्छी तरह से दादी की चिट्ठी पढ़ ले।
इस पर राज मल्होत्रा पूछता है कि क्या तुम्हारे पापा ने इसे ठीक करवा दिया है? तब उसका पोता राहुल कहता है कि नहीं, इसे मैं ठीक करवाया है। इस पर जब राज मल्होत्रा उससे पैसे कहाँ से लाने को लेकर सवाल करते हैं तो वो बताता है कि उसके पिता ने उसे जूते खरीदने के लिए जो 1500 रुपये दिए थे, उसमें से ही कुछ पैसे खर्च कर उसने इस चश्मे को ठीक करवा लिया है ताकि आप दादी की चिट्ठी को पढ़ सकें। मेरे जूते तो अभी 1-2 महीने चल जाएंगे। पोते की यह बात सुनकर राज मल्होत्रा उदास हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका पोता राहुल यहाँ से अपनी माँ के पास जाता है, उसकी माँ उसे यह कहकर पीटने लगती है कि अब तुम झूठ बोलने लगे हो और झूठ बोलते बोलते तुम घर का सामान बेचने लगोगे अपने मनचाही काम करने के लिए, जैसा कि तुमने आज अपने दादा का चश्मा बनवा कर किया, और आगे भी ऐसी ही गलतियां करने लगोगे, चोरी करने लगोगे। यह सुनकर राज मल्होत्रा को काफ़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन वह अपने बेटे की पत्नी से कुछ भी नहीं कहते हैं। यहाँ अपने मंझले बेटे संजय के साथ रह रही पूजा मल्होत्रा की भी कम बेइज्जती नहीं होती है। वह जब देर रात तक अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर रहने के लिए अपनी पोती आंचल से सवाल करती है तो आंचल उसे भरा बुरा कहती है। उसकी माँ भी इसे ताना देने लगती है और यहाँ तक कि उसका बेटा संजय भी उसे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। संजय के जन्मदिन पर वह संजय के ऑफिस चली आती है और उससे मिलना चाहती है। तब संजय अपने गार्ड से यह कहकर कि माँ को घर जाने के लिए कहो, मैं भी अभी घर ही जाता हूँ। पूजा मल्होत्रा जब अपने घर लौटती है तो यहाँ उसकी बहू बड़बड़ करती हुई मिलती है कि माँ बेटे के बीच खूब खिचड़ी पक रही होगी, माँ खूब मेरी निंदा कर रही होगी। इस पर पूजा मल्होत्रा अपने बहू से कहती है कि मैं वहाँ तुम्हारी शिकायत करने नहीं गई थी। तभी उसका बेटा संजय वहाँ आ जाता है और रुखाई से अपनी माँ से कहता है कि आप घर के झगड़े को लेकर ऑफिस क्यों जाने लगी। इस पर पूजा मल्होत्रा कहती हैं कि वह किसी झगड़े को लेकर नहीं गई, बल्कि वह तो इसलिए गई थी ताकि वह अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे उसका मनपसंद हलवा खिला सके, जिसे मैं आज सुबह तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन उसके पहले ही तुम ऑफिस के लिए निकल गए थे। यह सुनकर उसकी पुत्रवधू उससे कहती है कि आपको क्या लगता है कि आपको ही सिर्फ अपने बेटे संजय का ख्याल है। फिर वह रोते रोते कहती है कि देखो मैंने कितनी इसके लिए तैयारी की है। यह सुनकर संजय फिर रुखाई से अपनी माँ पूजा मल्होत्रा से कहता है कि रुला दिया ना तुमने इस बेचारी को। तब पूजा मल्होत्रा यह कहते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है कि तुम्हें अपने पत्नी के आंसू तो दिखाई पड़े, लेकिन अपनी माँ की ममता और बेइज्जती दिखाई नहीं पड़ी। वैलेंटाइन डे के दिन जब राज मल्होत्रा अपने गुजराती दोस्त हेमंत भाई के कैफ़े में आता है तो यहाँ बच्चे वैलेंटाइन डे को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं। राज मल्होत्रा उन बच्चों से पूछते हैं कि यह क्या है, तो बच्चे बताते हैं कि यह प्यार जताने का एक तरीका है। तब राज मल्होत्रा उन बच्चों के साथ गाना गाने लगते हैं। इस बीच उसे अपनी पत्नी पूजा की याद आ जाती है और वो ख्वाबों में पूजा के साथ बिताए अपने दिनों को याद करने लगते हैं। इधर अपने मंझले बेटे संजय के साथ रह रही पूजा मल्होत्रा जब रात में एक लड़के के साथ अपनी पोती आंचल को जाती हुई देखती हैं तो वह भी उसके पीछे पीछे क्लब में चली जाती हैं, जहां आंचल कई लड़कों के साथ नाच रही होती है। इस नाच के क्रम में पूजा को साथ लेकर इस क्लब में आने वाला उसका बॉयफ्रेंड ज़बरदस्ती उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। तब आंचल काफ़ी डर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह लड़का आंचल के साथ कोई गलत व्यवहार कर पाता, पूजा मल्होत्रा पीछे से वहां जाकर उसे एक जोरदार चांटा मारती है और डांट फटकार कर वहां से भगा देती है। तब वह अपनी पोती आंचल से कहती है कि आज तो आपने मेरी इज्जत बचा ली। रात्रि के 3 बजने पर भी जब आंचल की वहां नहीं आने और उसे फ़ोन नहीं लगने से उसके माता पिता संजय काफ़ी बेचैन हो जाते हैं। तभी आंचल को लिए हुए पूजा मल्होत्रा वहां आ जाती है। इस पर उसकी पुत्रवधू कहती है कि लो आ गई महारानी। और तब संजय भी अपनी बेटी की जगह अपनी माँ को यह कहकर फटकारने लगता है, कुछ दिन पहले तो आप मुझे डिसिप्लिन सिखा रही थी, आज कहाँ गया आपका सारा डिसिप्लिन। यह सुनकर भी पूजा मल्होत्रा सिर्फ यही बताती है कि मैं ही आंचल को लेकर वैलेंटाइन डे कार्यक्रम देखने के लिए चली गई थी और आंचल तो जल्दी जल्दी आने की बात कर रही थी, मैंने ही इसे वहाँ रोक रखा था। इस पर उसकी पुत्रवधू और उसका बेटा संजय उसे कहता है कि आपकी इतनी उम्र हो गई और आपको नाच गाना देखने का शौक़ अभी तक नहीं गया है। तब आंचल अपने माता पिता से कहती है क्या बात हो गई, हर चीज़ की कोई हद होती है। इसके बाद अपनी दादी पूजा मल्होत्रा को लेकर अपने कमरे में जाकर इस बात के लिए पछताने लगती है कि उनकी वजह से इन्हें यह सब सुनना पड़ रहा है। तब पूजा मल्होत्रा उसे सांत्वना देती है। करवा चौथ वैसे तो महिलाओं का व्रत है, लेकिन राज मल्होत्रा भी इस व्रत को करते हैं। इस अवसर पर वह अपनी पत्नी पूजा मल्होत्रा की कमी को काफ़ी महसूस करते हुए अपने अतीत की यादों में खो जाते हैं, जब उनकी पत्नी पूजा मल्होत्रा ने पहली बार करवा चौथ का व्रत किया था।
तब इन्होंने भी करवा चौथ का व्रत किया था। भूख से तो ज़्यादा नहीं, लेकिन प्यास के मारे इनका बुरा हाल था, प्यास के मारे इनका गला सूख रहा था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ा था। बार बार अपनी पत्नी पूजा मल्होत्रा से चांद के निकलने और उसके देखने को लेकर सवाल करते थे। इस पर उसकी पत्नी पूजा मल्होत्रा ने जब उनसे पूछा कि आप इतने कष्ट उठाकर यह करवा चौथ का व्रत क्यों कर रहे हैं, जो महिलाओं का व्रत है। इस पर वह अपनी पत्नी पूजा से पूछते हैं कि वह इस व्रत को क्यों करती है। इस पर उसकी पत्नी पूजा मल्होत्रा कहती है कि मैं यह व्रत इसलिए करती हूँ ताकि बार बार आप ही मुझे पति के रूप में मिलें। इस पर राज मल्होत्रा कहते हैं कि मैं भी इसलिए इस व्रत को करता हूँ ताकि बार बार आप ही मुझे पत्नी के रूप में मिलें। फिर चांद देखकर दोनों अपना व्रत तोड़ते हैं। इसके बाद जब कभी करवा चौथ का व्रत आता है, दोनों साथ साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत करते थे। यह पहली दफ़ा था जब वे दोनों करवा चौथ के व्रत के समय अलग अलग थे। इस करवा चौथ के व्रत के समय दिन में राज मल्होत्रा अपने गुजराती भाई हेमंत भाई के कैफ़े में थे। यहाँ उनकी पत्नी जब हमेशा की तरह इन्हें चाय देने आई तो उन्होंने यह कहकर चाय लेने से इनकार कर दिया कि आज उनका करवा चौथ का व्रत है। यह सुनकर हेमंत भाई की पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह काफ़ी खुश भी हुई। उन्होंने अपने पति हेमंत भाई को बुलाकर कहा कि देखो, इन्होंने अपने पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। राज मल्होत्रा के पुत्र वधू यानी बेटे अजय की पत्नी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। चांद देखने के बाद उन लोगों ने बाहर जाकर खाना खाने की योजना बनाई। इस पर राज मल्होत्रा के पोते राहुल ने अपनी मम्मी पापा से सवाल किया कि दादू क्या खाएंगे। तब उसकी माँ ने कहा कि दादू जब देर रात से आते हैं तो अपने गुजराती दोस्त हेमंत भाई के यहाँ से खाकर ही आते हैं। इस पर उसके पिता अजय ने भी अपनी पत्नी का समर्थन किया और उसे भी लेकर बाहर खाना खाने के लिए चला गया। राज मल्होत्रा जब अपने गुजराती दोस्त हेमंत भाई के यहाँ से यह कहकर अपने बेटा का घर आ गए कि उनका व्रत तोड़ने का समय आ गया है और उसकी पत्नी उसे फ़ोन कर रही होगी, तो जैसे ही वह घर पहुँचते हैं वैसे ही उसकी पत्नी पूजा का फ़ोन आ जाता है। फ़ोन पर उनकी पत्नी पूजा मल्होत्रा उनसे पूछती है कि क्या आपने चाँद देख लिया। इस पर उन्होंने चाँद देख लेने की बात बताई। फिर पूजा मल्होत्रा ने व्रत तोड़ने पर खाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने फ़ोन होल्ड पर रखने के लिए कहा और खाना ढूंढने के लिए घर के अंदर चले गए तो वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने वहाँ पड़ी खाली प्लेट और कटोरी चम्मच उठा लिया और अपनी पत्नी पूजा को बताने लगे कि यहाँ खाने के लिए ढेर सामग्री बनी है, एक से एक स्वादिष्ट। इस क्रम में वह चम्मच के खटखटाना और खाना खाने का दिखावा करते हुए फ़ोन पर खाने की बड़ाई करने लगते हैं। लेकिन चम्मच के खटखटाने के अंदाज से उसकी पत्नी पूजा मल्होत्रा को लग गया कि यह खाली बर्तन खटखटा रहे हैं और खाली मुंह चबा रहे हैं। तब उन्होंने इनसे कहा कि आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता है। इस बीच 6 महीने का समय पूरा हो चुका था और अब इन दोनों को अपने संजले और छोटे बेटे के पास जाना था। बड़ा और मंझला बेटा इस बात से खुश था कि अब उनको माता पिता का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, तो संजला और छोटा बेटा इस बात से परेशान था कि अब इन लोगों को अपने माता पिता का भार उठाना पड़ेगा। फिर उन चारों भाइयों ने आपस में बात की कि मॉम और डैड कब संजले और छोटे बेटे के पास आ रहे हैं। इस बीच राज मल्होत्रा ने इन लोगों को फ़ोन पर हो रही बातचीत को सुन लिया और मन में यह संकल्प ले लिया कि अब यह दोनों किसी भी बेटे के पास नहीं जाएंगे। तब उन्होंने अपनी पत्नी पूजा मल्होत्रा को फ़ोन पर कहा कि हम दोनों के रास्ते में विजयनगर रेलवे स्टेशन आएगा, जो कोई वहाँ पहले पहुँचेगा वहाँ दूसरे के आने का इंतज़ार करेगा। अपने बड़े बेटे के यहाँ से जाने से पूर्व राज मल्होत्रा अपना गुजराती दोस्त हेमंत भाई से मिलने आता है तो बताता है कि कल उनकी और उनकी पत्नी का विवाह का वर्षगांठ है और इन लोगों ने अपने संजले और छोटे बेटे के पास रहना जाना है, लेकिन अब वह इन दोनों के पास नहीं जाएंगे और अपनी पत्नी के साथ ही रहेंगे। इसके बाद उनका गुजराती दोस्त हेमंत भाई एक लिफाफे में कुछ रुपये रखकर राज मल्होत्रा, जिसे वह मोटा भाई कहता था, उसे देने लगता है। इस पर हेमंत भाई कहता है कि मैं आपकी खुददारी को जानता हूँ, लेकिन यह पैसे आपकी कमाई के हैं, जो आपने मेरा अकाउंट लिखकर कमाए हैं। आप अगर इसे लेकर तुरंत यहाँ से नहीं जाएंगे तो इसके बाद मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इस थोड़ी सी अवधि में ही आपने हमारे जीवन में जो आनंद घोला है वह अनमोल है और मैं ऐसे ही आपको मोटा भाई यानी बड़ा भाई नहीं कहता हूँ। आप वास्तव में मेरे बड़े भाई हैं और एक छोटा भाई होने के कारण मेरा यह हक है कि मैं आपको यह लिफाफा दूँ। तब राज मल्होत्रा बड़े प्रेम से अपने गुजराती दोस्त हेमंत भाई से मिलकर विदा लेता है। राज मल्होत्रा पहले विजयनगर पहुंचता है और वह प्लेटफॉर्म पर अपनी पत्नी पूजा मल्होत्रा की ट्रेन के आने का इंतज़ार करता है। पूजा मल्होत्रा को देखकर वह इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनसे मिलते ही उन्हें यह पता नहीं चलता कि लोग उन्हें
ऐसा करते हुए देखकर हंस रहे हैं। वह पूजा मल्होत्रा को अपने आगोश में ले लेते हैं। तब पूजा मल्होत्रा उनके आगोश से अलग होते हुए उन्हें लोगों की टकटकी लगाकर इन दोनों को देखने की बात बताती है। इसके बाद पूजा मल्होत्रा राज मल्होत्रा से अपने गंतव्य पर जाने के ट्रेन के बारे में पूछती हैं। तो राज मल्होत्रा कहते हैं कि अब अपने अपने गंतव्य पर नहीं, अब सिर्फ अपने गंतव्य पर जाना है। इस पर पूजा मल्होत्रा पूछती है कि अपना गंतव्य है कहाँ। तब राज मल्होत्रा कहते हैं कि उसकी बाद में सोचेंगे, पहले चलकर आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाने के दौरान जब वह एक कार को देखते हैं तो एक बार फिर अतीत की यादों में खो जाते हैं। उन्हें कार को देखते हुए अतीत में खोया देख पूजा मल्होत्रा उनसे यह कहती है कि तब राज मल्होत्रा कहते हैं कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब मैं सोच रहा था कि अपनी भी एक गाड़ी हो, इस पर हम दोनों एक लंबे सफ़र पर जाया करें, लेकिन अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते करते हमें अपने सारे सपनों को अधूरा ही छोड़ देना पड़ा। इन दोनों को कार के बारे में बातचीत करते देख कार बेचने वाला एजेंट वहां आ जाता है और उनसे इसको खरीदने की बात करने लगता है। इस पर राज मल्होत्रा कहते हैं कि उन्हें कार खरीदनी नहीं है, वे तो इसे ऐसे ही देख रहे थे। तब वह कार बेचने वाला एजेंट कार की खूबियां बताने लगता है और उनसे एक टेस्ट ड्राइव पर जाने की बात करता है। उसकी बात सुनकर राज मल्होत्रा उस कार की चाबी को लेकर अपनी पत्नी और उस कार बेचने वाले एजेंट के साथ टेस्ट ड्राइव पर चले जाते हैं और वहां से आकर कार की चाबी निकालकर विक्रेता को एजेंट को देने लगते हैं। तब कार विक्रेता का एजेंट राज मल्होत्रा से यह कार कैसी लगी कहकर सवाल करता है। तो राज मल्होत्रा उस कार के बहुत अच्छा होने की बात बताते हुए कहते हैं कि मैं तो पहले ही आपसे कहा था कि मैं यह कार खरीदूंगा नहीं, क्योंकि मेरी इसे खरीदने की हैसियत नहीं है। इस पर कार विक्रेता का एजेंट उन्हें लोन पर यह कार खरीदने की सलाह देता है, लेकिन जब राज मल्होत्रा इस पर भी उस कार को खरीदने के लिए राजी नहीं होता है तो कार विक्रेता का वह एजेंट राज मल्होत्रा को एक चपत लगाते हुए कहता है कि जब हैसियत नहीं थी तो फिर टेस्ट ड्राइव पर गए ही क्यों थे। इस पर राज मल्होत्रा उसे कुछ कहते इससे पहले ही आलोक राज मल्होत्रा उस विक्रेता एजेंट को कई घूसे जमाते हुए कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि यह मेरे पिताजी हैं। फिर वो आलोक राज मल्होत्रा अपने माता पिता को प्रणाम कर उनसे कहते हैं कि मैं जब से इंडिया आया तब से आपको ढूंढ रहा हूँ, फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन आपका तो कोई पता ठिकाना ही नहीं मिल पा रहा था। फिर वो अपने माता पिता को अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले आता है और उन्हें अपनी पत्नी से मिलवाता है। उसकी पत्नी अपनी सास ससुर को देखकर बहुत आह्लादित होती है। अगले सुबह जब वह दोनों जगते हैं तो आलोक राज मल्होत्रा और उसकी पत्नी को अपनी फोटो को पूजा करते हुए देखते हैं। उन्हें देखकर आलोक राज मल्होत्रा और उसकी पत्नी उन दोनों को प्रणाम करते हैं। आलोक राज मल्होत्रा भी उस दिन छुट्टी ले लेता, अपने माता पिता तथा पत्नी के साथ पूरा दिन खुशी खुशी बिताता। अगले दिन राज मल्होत्रा और उसकी पत्नी पूजा मल्होत्रा दोनों तैयार होकर आलोक राज मल्होत्रा और उसकी पत्नी के पास आते हैं। तो आलोक राज मल्होत्रा की पत्नी अपनी सास से पूछते हैं कि आप लोग कहीं तैयारी पर हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं। इस पर आलोक राज मल्होत्रा उसे बताता है कि उनके माता पिता का यह नियमित क्रियाकलाप है। इस पर राज मल्होत्रा कहते हैं कि यह उनका नियमित क्रियाकलाप तो है, लेकिन आज इन दोनों को जाना है। यह सुनकर आलोक राज मल्होत्रा काफ़ी दुखी हो जाता है और उन दोनों से कहता है कि मेरी इच्छा तो अब आप दोनों को कहीं नहीं जाने देने की है। तब राज मल्होत्रा कहते हैं कि वह वापस आएंगे, लेकिन आज उन्हें जाना होगा। इस पर आलोक राज मल्होत्रा अपनी पत्नी के साथ यह कहते हुए उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं आपको आज इसी शर्त पर जाने दूंगा कि आप मेरे साथ ही यहाँ जल्दी चले आएंगे। इसके बाद राज मल्होत्रा, आलोक राज मल्होत्रा, पूजा मल्होत्रा और आलोक राज मल्होत्रा की पत्नी सभी कार से राज मल्होत्रा के पुराने निवास पर आते हैं। यहाँ मकान मालिक को नहीं देखकर राज मल्होत्रा उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उसके दोनों कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे मकान मालिक का ध्यान राज मल्होत्रा की तरफ चला आता है। वह दौड़कर राज मल्होत्रा के पास आता है और उसे शिकायत भरे शब्दों में कहता है कि वह इतने दिनों के लिए इसे छोड़कर क्यों चले गए थे। देखिए, मैंने आपके घर को वैसे ही रखा है, आपकी याद मैंने इसे किराए पर भी नहीं लगाया है। फिर वह आलोक राज मल्होत्रा से भी खुशी खुशी मिलता है और पूछता है कि वह तो इंग्लैंड में रहता है। तब आलोक राज मल्होत्रा कहता है कि वह इंग्लैंड में नहीं, अब भारत में ही आकर रह रहा है। यहाँ राज मल्होत्रा की पत्नी पूजा मल्होत्रा उससे पूछता है कि हम लोग यहाँ रहेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। इस पर राज मल्होत्रा कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तब पूजा मल्होत्रा कहती है कि मुझे तो आप पर खुद से भी कहीं ज़्यादा विश्वास है। तभी वहाँ राज मल्होत्रा का गुजराती दोस्त हेमंत भाई आ जाता है और राज मल्होत्रा को एक लिफाफा थमाते हुए कहता है कि आपकी फ़ाइल से मुझे आपका पता मिल गया था और आपकी वह फाइल अब फाइल नहीं रही, वह एक सर्वाधिक बिक्री करने वाली किताब बन चुकी है, जिसे उसके कैफ़े में आने वाले एक लड़के
का पिता जो इंग्लैंड में पब्लिशर था उसने प्रकाशित करवाया है। फिर राज मल्होत्रा उसे अपनी पत्नी पूजा मल्होत्रा से मिलवाते हैं, जिसे देखकर हेमंत भाई और उसकी पत्नी कहते हैं कि मैं तो देखकर ही नहीं पहचान लिया, क्योंकि इन जैसी पत्नियों के लिए ही तो कोई पति इतना बेकरार हो सकता था। इधर राज मल्होत्रा और पूजा मल्होत्रा अपने संजले और छोटे भाई के पास नहीं पहुंचने को लेकर चारों भाई काफ़ी परेशान थे कि वे दोनों आखिर कहाँ चले गए। फिर अपने माता पिता पर लापरवाह होने की फप्तियाँ कसते हुए वे अगले दिन से अपने काम पर चले जाने की बात करते हैं। साथ ही इस बात के लिए खुशी भी प्रकट करते हैं कि उन्हें अपने माता पिता का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। राज मल्होत्रा की फाइल के आधार पर लिखी गई पुस्तक बागबान उस वर्ष की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक बन जाती है और इसके लिए राज मल्होत्रा को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अखबार के माध्यम से इस बात की जानकारी होने पर राज मल्होत्रा के सभी बेटे आपस में मंत्रणा करते हैं कि इस किताब की कमाई से तो उनके पिता के पास लाखों रुपये आ गए होंगे। फिर वह उनसे यह रुपया पाने की उम्मीद में उनसे मिलने की योजना बनाते हैं। इस क्रम में जब वे सभी अपने माता पिता का पता पूछने राज मल्होत्रा के गुजराती दोस्त हेमंत भाई के पास आते हैं, तो हेमंत भाई उन चारों भाइयों पर यह तोहमत लगाते हैं कि उन्हें अपने माता पिता से कोई लेना देना नहीं है। जब उन्होंने अपने पिता की किताब से होने वाली कमाई के बारे में जाना है, तभी पैसा ऐंठने के लिए उनसे मिलना चाहते हैं। फिर वह यह कहकर सभी को वहाँ से भगा देता है कि अगर वह राज मल्होत्रा के बेटे नहीं होते तो वह धक्का मारकर इन लोगों को यहाँ से बाहर कर देता। राज मल्होत्रा की पुस्तक बागबान के सर्वाधिक बिक्री होने वाली किताब होने के कारण उसका पब्लिशर एक बड़ी पार्टी का इंतजाम करता है। इस बात की जानकारी जब उनके चारों बेटे को लगती है तो वे यह सोचकर उस पार्टी में अपने परिवार के साथ आने का मन बना लेते हैं कि यहाँ आकर वह किसी न किसी तरह से अपने माता पिता को मना लेंगे और फिर उनसे उस पुस्तक से होने वाली कमाई के पैसे भी ऐंठ लेंगे। इस सोच को लेकर जब वो अपने माता पिता के सम्मान में दिए जाने वाले उस पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो अजय का बेटा राहुल और संजय की बेटी आंचल उनसे यह कहते हुए उन लोगों के साथ नहीं आती है कि आप लोगों ने अपने माता पिता से कुछ लेना देना नहीं है, आप लोग तो सिर्फ उनका पैसा ऐंठने के लिए उनके पास जा रहे हैं। और यहाँ आपने उन लोगों की काफ़ी बेइज्जती भी की थी। इस पार्टी में पब्लिशर राज मल्होत्रा से पहले उनके बेटे को उनके बारे में बोलने के लिए बुलाता है। उसके उन चारों बेटों में से बड़ा बेटा अजय कुछ बोलने के लिए आना चाहता है, लेकिन तभी पब्लिशर उनके बेटे के नाम के तौर पर आलोक राज मल्होत्रा का नाम लेता है। आलोक राज मल्होत्रा यह कहते हुए अपने माता पिता की बड़ाई करता है कि वह तो एक गुमनाम पत्थर था जो पता नहीं ज़िंदगी के थपेड़े खाकर कब का गर्दिश में मिल गया होता, लेकिन उसके माता पिता ने जो इनके जैविक पिता माता पिता नहीं हैं उन्हें इस लायक बनाया कि आज मेरी समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है और मैं अच्छी कमाई कर रहा हूँ। इसके बाद जब राज मल्होत्रा की बोलने की बारी आती है तो ये उस पुस्तक की विवेचना करते हुए कहते हैं कि दो पीढ़ियों का अंतर है। एक उनकी पीढ़ी थी जो अपने माँ बाप को भगवान मानती थी, एक आज की पीढ़ी है जो अपने माँ बाप को एक बोझ मानती है। बिना अपना नाम लिए उन्होंने आगे कहा कि जो माँ बाप अपने बेटों को उंगलियां पकड़कर चलना सिखाते हैं, अपने कंधों पर घूमते हुए कभी उन्हें भार नहीं समझते और खुद की कठिनाइयां सहते हुए अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन बड़े होने पर यही बच्चे अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते हैं, उल्टे उन्हें बोझ समझने लगते हैं और जिस मुकाम पर हैं उसके लिए खुद को ही श्रेय देते हैं और माता पिता के योगदान को बिल्कुल भुला देते हैं। फिर वो अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह पुस्तक जो मैं लिख सका इसमें उनका बड़ा योगदान है, क्योंकि उनकी कार्य कुशलता और उनके मधुर व्यवहार ने ही मुझे यह सब करने की प्रेरणा दी। इसके बाद जब वो अपनी पत्नी पूजा मल्होत्रा, आलोक राज मल्होत्रा और उसकी पत्नी के साथ वहाँ से जाने लगते हैं तो उनके चारों बेटे उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन राज मल्होत्रा उनकी तरफ देखे बिना आगे निकल जाते हैं। अपनी माँ पूजा मल्होत्रा के आगे ये बच्चे गिड़गिड़ाने लगते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। तब उनकी माँ कहती है कि एक माँ के रूप में तो मैं शायद तुम लोगों को माफ़ भी कर दूं, लेकिन राज मल्होत्रा की पत्नी के नाते मैं अभी तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकती। तभी राज मल्होत्रा के सबसे बड़े बेटे अजय का बेटा राहुल और संजय की बेटी आंचल वहां आ जाती है। राहुल अपने हथेली राज मल्होत्रा के सामने कर राज मल्होत्रा से उनका ऑटोग्राफ मांगता है। यह देखकर राज मल्होत्रा खुशी से भर उठते हैं। वह राहुल तथा आंचल को अपने आगोश में भर लेते हैं और फिर सभी मिलकर एक हो जाते हैं। इस दृश्य के साथ ही फिल्म बागबान की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।